नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परीक्षा धाम की श्रृंखला का 20वां चैप्टर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि ऊर्जा संसाधन से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड संबंधित जो भी आपके गठन है, जैसे विद्युत मंडल का गठन कब हुआ, 1 दिसंबर 1950 को। जो भी स्थापनाएं हैं, जैसे ताप विद्युत केंद्र वगैरह की स्थापना है, पहला सबसे बड़ा, वर्तमान किसके सहयोग से, ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से निकल कर आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज अपने चैप्टर की तरफ, और इन्हीं सब बातों पर हम विशेष ध्यान देके अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि की। तो 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन किया गया था। कितना किया गया था? 240 किलोवाट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? किस वर्ष किया गया था? 1905 में। कौन सी रियासत में? ग्वालियर रियासत में। और बिजली उत्पादन किया गया था कितना? 240 किलोवाट। तो तीनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यह हमें याद रखना कि 1905 में पहली बार बिजली बनाई गई थी। कौन सी रियासत में? ग्वालियर रियासत में। और बिजली जो बनाई गई थी वो कितनी थी? 240 किलोवाट। ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। तो विद्युत प्रदाय अधिनियम कब आया? 10 सितंबर 1948 को। मतलब मध्य प्रदेश गठन के पूर्व आ गया था। देश तो आज़ाद हो गया था भारत की आज़ादी के बाद, और मध्य प्रदेश गठन के पूर्व। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1950 को। और कहाँ पे किया गया था? जबलपुर में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कहाँ पे है आपका? जबलपुर में है। गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1950 को। 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र बना था, जो कि नेपानगर बुरहानपुर में है। तो नेपानगर बुरहानपुर में आपका कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र आपका नेपानगर बुरहानपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। कब बना था? 1953 में, 1953। अब 1960 में क्या हुआ था कि पहली जल विद्युत परियोजना कब आई थी आपकी? 1960 में। कौन सी नदी पे आई थी? चंबल नदी पे। परियोजना का नाम क्या था? गांधी सागर। तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में थी, जो कि आपकी पहली जल विद्युत परियोजना थी, जो कि 1960 में 1960 में आई थी। 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना होती है। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ होती है? भोपाल में। तो ऊर्जा विकास निगम कहाँ है आपका? भोपाल में है। कब स्थापना होती है? 25 अगस्त 1982 को। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कहाँ पे है? जबलपुर में है। कब स्थापना होती? 1 दिसंबर 1950 को। कहाँ पे? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कहाँ पे है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहाँ पे है? भोपाल में। इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो इनकी स्थापना वर्ष पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा किस शहर में लोकेटेड है, किस शहर में है। तो जबलपुर और भोपाल याद रखना है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आपका जबलपुर में, और ऊर्जा विकास निगम आपका भोपाल में। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को क्या कहा जाता है? शक्ति भवन। जब आप बरगी हिल्स साइड जाएंगे ना, तो आपको शक्ति भवन मिलता है। ठीक है। तो जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को क्या बोलते हैं? शक्ति भवन बोलते हैं। अब क्या होता है कि ऊर्जा वितरण या फिर ऊर्जा से वितरण से जो डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी कब आई थी? तो देखो क्या हुआ था कि इसकी बन तो आपकी 22 नवंबर 2001 में गई थी। तो दोनों ही 22 नवंबर 2001 को बन गई थी, लेकिन इन्हें काम शुरू किया था 2005 में। तो इसको याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो जनरेट करना और ट्रांसमिशन दोनों का मतलब जनरेट किया पहले तो, और फिर ट्रांसफ़र किया। ठीक है। तो दोनों कब बन गई थी? 22 नवंबर 2001 को। लेकिन इन्होंने काम करना शुरू किया था 2005 में, और दोनों के मुख्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी कब आई थी? 2006 में आई थी। इसका मुख्यालय भी जबलपुर में है, तो याद रखना। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 22 नवंबर 2001 को बनी थी, और 2005 से इन्होंने काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 में बनी थी, और तीनों का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है, वो कहाँ पे है आपका? जबलपुर में है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी कब बनी थी? 2012 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पश्चिमी क्षेत्र का आपका पड़ता है इंदौर में, मध्य क्षेत्र का पड़ता है भोपाल में, और पूर्वी क्षेत्र का पड़ता है जबलपुर में। तो ये याद रखना है। ठीक है। इनके 3 हेडक्वार्टर हैं। वेस्टर्न रीजन का जो है वो है इंदौर आपका, जो मिडिल रीजन का है वो है आपका भोपाल, और जो पूर्वी ईस्टर्न एरिया का है, ईस्टर्न जोन का है, वो जबलपुर है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा के प्रकार। तो एक होता है नॉन रीन्यूएबल और एक होता है रीन्यूएबल। ठीक है।
तो अनवीकरणीय कौन सी होती है? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या होता है? अनवीकरणीय मतलब एक बार क्षय हो जाए इसको अपन दोबारा उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कोयला हो गया, जैसे आपका फ्यूल हो गया, पेट्रोल डीजल, ठीक है, और गैस हो गई। ये सब क्या होता है कि एक बार इनका क्षय हो गया, इसको परंपरागत बोलते हैं। परंपरागत मतलब जो चला आ रहा है सदियों से, हजारों साल से जो चला आ रहा है, वो होती है हमारी परंपरागत। तो इनको क्या करते हैं कि एक बार हम उपयोग करते हैं, फिर इनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाते, तो ये होते अनवीनीकरणीय। ठीक है, इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं। तो परंपरागत स्रोत होते हैं क्षय ऊर्जा कहलाते हैं, और इसको बोलते हैं नवीकरणीय को अक्षय ऊर्जा। अक्षय मतलब जिनका कभी क्षय ना हो, और क्षय मतलब जिनका क्षय हो जाए और एक से अधिक बार फिर उपयोग ना कर पाए। तो इसके भंडार सीमित हैं, वह भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, और पर्यावरण हितैषी नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। यह क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में उतना केयर नहीं करते। लेकिन जो नवीनीकरणीय वाले हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ये पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे तापीय ऊर्जा क्या है आपका, और परमाणु ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय है। और आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, बायोगैस वगैरह जो भी है वो नवीकरणीय ऊर्जा में आएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कितना याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको एनालिटिकल तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय में याद रखेंगे। तो नवीकरणीय मतलब नया नया जो आ रहा है, सिंपल भाषा में नया नया आ रहा है। क्या आ रहा है नया नया? तो हमारी विंड एनर्जी आ रही, हमारी सोलर एनर्जी आ रही, बायोमास एनर्जी आ रही, तो ये नया नया है। तो ये क्या है? अभी इस एक बार उपयोग होने के बाद इसको खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता। सोलर पैनल तो 2500 साल तक चलती है, 2500 साल तक। तो एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो रही? नहीं हो रही। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहती है, हम उपयोग करते रहते हैं। और क्या होता है कि ये कभी खत्म नहीं होते। सब सनलाइट से, सोलर पैनल से लाइट बन रही है, तो सन थोड़ी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। हवा थोड़ी कभी खत्म होगी? हम तो इनसे लाइट बना रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जो कभी क्षय ना हो वो कहलाएंगे नवीकरणीय। जो नए हैं और कभी क्षय नहीं होते वो नवीकरणीय। और जो पुराने हैं जो क्षय हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा फ्यूल हो गया, तापीय ऊर्जा हो गई, थर्मल एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सब हमारा अनवीकरणीय के आता है। अब देखो, जो खत्म होगा वो सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, क्योंकि खत्म होता जा रहा है ना, तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। तो भविष्य में उनके होने की संभावना, खत्म होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, और जो खत्म नहीं हो रहा है वो उतना का उतना ही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते, तो उसके भविष्य में खत्म होने की संभावना है? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा वो। ठीक है, अब वो खत्म नहीं होगा तो इको फ्रेंडली भी रहेगा, और जो हमारा अनवीकरणीय है वो इको फ्रेंडली नहीं होता, वो पर्यावरण को क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब अनवीकरणीय योजना में ऊर्जा में हम क्या पढ़ते हैं? ताप विद्युत ऊर्जा पढ़ते हैं। तो कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा कौन सा है मध्य प्रदेश का? सिंगरौली में। सबसे पहला कौन सा है? चांदनी, 1953 में किया गया था, जो कि कहाँ पे? नेपानगर बुरहानपुर में। नेपानगर बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, याद रखना। और सबसे बड़ा कहाँ पे है? सबसे बड़ा आपका विंध्याचल में है, जो कि कहाँ पे है? सिंगरौली में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए क्या चाहिए? कोल चाहिए, कोयला चाहिए। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सिंगरौली में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है कि कई सारी फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं हमें इंटरलिंक करके याद करनी पड़ती हैं। तो आप अपना तरीका देख लीजिए, आपको जिस तरीके से याद होता है, क्योंकि याद रखना जरूरी है। ठीक है, कैसे याद होता है ये जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र, तो ताप विद्युत केंद्र पढ़ेंगे हम, तो अभी 10 वर्तमान में 10 हैं, जिनमें क्या है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र कौन सा है आपका? पहला है, जो कि बुरहानपुर में है। कहाँ पे? नेपानगर में। कब बनाया गया था? 1953 में। ठीक है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र आपका सबसे बड़ा है, कहाँ पे है? बेड़न, सिंगरौली में। तो आपको बेड़न भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बेड़न भी दे सकता है। ठीक है, संत सिंगा जी कहाँ पे? अब जो संत सिंगा जी हैं आपके, तो खंडवा से रिलेटेड है, तो डोंगलिया गांव, खंडवा, याद रखना है। सतपुड़ा कहाँ पे आपका? सारणी बैतूल में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आपका सारणी बैतूल में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, ऑब्वियस सी बात है, जबलपुर में रहेगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, तो झाबुआ में ना होगे, कहाँ पे है? सिवनी में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप नॉर्मली इसमें गैस करने जाएंगे तो आप झाबुआ मार देंगे, जो कि आपका गलत होगा। ठीक है, तो इधर पे क्या है आपका? सिवनी सही है। तो इसमें याद रखना, झाबुआ में क्या है? सिवनी है। और बुंदेलखंड में छतरपुर, आप बरेठी याद रखेंगे। मालावा ताप विद्युत केंद्र में आपका खंडवा है, तो खंडवा में कितने होगा? खंडवा में 2 होगा, एक डोंगलिया में संत सिंगा जी है, और मालवा का भी खंडवा में है। ठीक है, और फिर आता है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आपका वीरसिंहपुर उमरिया में है। तो उमरिया में कौन सा है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र को। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 1953 में।
सबसे पहला है जो कि हम पढ़ चुके हैं, नेपानगर के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में है। और सबसे छोटा है, सबसे पहले बनेगा तो हमारे पास क्या था उस टाइम पे, इतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे छोटा ही बनाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। बाद में जो बनेंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ बनेंगे, रिसोर्सेज के साथ बनेंगे, तो पहले वाले से तो बड़े ही बनेंगे ना। तो इसमें दो बातें याद रखने लायक हैं अलग से, जो हम पढ़ चुके हैं उनके अलावा। स्थापना तो हम पढ़ ही चुके हैं, सबसे पहला भी पढ़ चुके हैं, बुरहानपुर में है, ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे छोटा है ये याद रखना है। और कोयला स्रोत कहाँ है इसका, तवा घाटी, तवा नदी निकलती है, उसकी जो घाटी है वो इसका क्या है, कोल सोर्स है, जो कोल का सोर्स है वो तवा घाटी है आपका, ठीक है। इसके बाद आता है विंध्याचल। तो विंध्याचल आपका कब बनता है, 1987 में। तो विंध्याचल क्या है, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है हमारा। कहाँ पे है, बेड़न सिंगरौली में। इसकी जो क्षमता है, क्षमता याद रखना है हमें, क्षमता याद रखना है। क्षमता कितनी है, 4760 मेगावाट की, ठीक है। और इसको कौन संचालित करता है, ऑपरेट करता है, तो एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का पहला चरण रूस और दूसरा चरण विश्व बैंक की सहायता से, तो देखो 2 फेज में तैयार किया है, 2 फेज में इसको स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, 2 फेज में इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो पहला फेज किसने कंप्लीट कराया, हमारा रूस ने, और दूसरा फेज कराया विश्व बैंक की सहायता से। अब देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है, तो आपका रूस याद रखना है, ठीक है। या फिर दे सकता है रूस की सहायता से भारत में स्थापित या मध्य प्रदेश में स्थापित कौन सा ताप विद्युत केंद्र है जो रूस की सहायता से स्थापित है, तो आपको याद रखना विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। और भी होंगे, हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन ऑप्शन देख के हमें इधर पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है कहाँ पे, सिंगरौली में है। कितनी क्षमता है, 4760 मेगावाट। इसको सब संचालित करता है एनटीपीसी। पहला चरण रूस ने कंप्लीट करवा, दूसरा चरण विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इसके बाद आता है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। तो डोंगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में संत श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई। कब, 2014 में। इसकी क्षमता है 2520 है। क्षमता कितनी है, 2520 है। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का काम करता है। इंदिरा सागर जो डैम हम पढ़े थे ना, इसको पुनासा ही बोलते हैं, वो जल की आपूर्ति करता है। तो देखो जब भी थर्मल एनर्जी बनती है तो थर्मल एनर्जी में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो लगती ही हैं, वो होता है कोल और दूसरा होता है जल। तो जल की आपूर्ति कहाँ से होती है इसकी, पुनासा या फिर इंदिरा सागर डैम से, संत सिंगाजी की, ठीक है। संत सिंगाजी कब बनाया गया, 2014 में, इसको याद रखेंगे। 1987 में बनाया गया आपका विंध्याचल, जो कि सबसे बड़ा है भारत मध्य प्रदेश का। फिर इसके बाद आता है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पे है, बैतूल जिले के सारणी में है। और इसकी जो क्षमता है 1330 मेगावाट है। इसका जो जल स्रोत है वो तवा नदी है, और कोयला स्रोत पाथाखेड़ा है, पाथाखेड़ा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे वित्तीय सहायता हुई। तो सतपुड़ा को कौन हेल्प करता है, अमेरिका, ठीक है। सतपुड़ा को हेल्प करता है आपका अमेरिका। और आपका विंध्याचल को कौन हेल्प करता है, विंध्याचल को हेल्प करता है आपका रूस और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और क्या होता है कि सतपुड़ा में जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फाइनेंशियल हेल्प मिला इनको, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान राज्यों को 3:2 के अनुपात में साझेदारी है, ठीक है, 3:2 के, मतलब 60% और 40% की पार्टनरशिप है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो मध्य प्रदेश की कितनी है, 60% की है, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी, अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर। तो चचाई कहाँ पे है, अनूपपुर में है, और चचाई नामक प्लेस पे अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला लेता है, ठीक है। और इसका जल स्रोत क्या है, सोन नदी है। तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि अमरकंटक, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का जो जल स्रोत का काम करता है वो नर्मदा नदी करती है, तो जी नहीं, सोन नदी करती है, ठीक है, इसको याद रखना है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 1960 में हुई थी। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि स्थापना वर्ष याद रखना है, दूसरा क्या है किसकी मदद से है, तीसरा क्या याद रखना है कहाँ पे है, ठीक है, जगह, जिला का नाम, जैसे अमरकंटक वाला चचाई में है, ठीक है, सारणी वाला बैतूल, सतपुड़ा वाला बैतूल में है, सारणी में, ठीक है। और उनकी क्षमता कितनी, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसके बारे में याद रखना है। तो 3-4 चीज़ें हमें सारे के बारे में याद रखनी। पहला कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि सबसे पहला भी है, ठीक है। कहाँ पे है, नेपानगर बुरहानपुर में, जैसा कि हम पढ़ चुके थे। देखो सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर जिले के नेपानगर में, नेपानगर में, ठीक है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 में की गई थी।
नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। अब इसके बाद चलते हैं झाबुआ। झाबुआ कहाँ पे पड़े थे हम, कहाँ पे है, सिवनी में है, ठीक है, सिवनी जिले के घनसौर में है। 600 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 2016 में बनाया गया था। 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है, यह सिवनी जिले में स्थित है। इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है, ठीक है। और एनटीपीसी इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, संचालित करता है। फिर आता है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, जो कि बरेठी छतरपुर में है। यह जल की आपूर्ति केन नदी द्वारा करता है और श्यामली नदी। तो जल की आपूर्ति होती है ना बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की, वो केन नदी और श्यामली नदी से होती है, ठीक है। फिर आता है दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, तो कहाँ पे है, मालवा में है। मालवा कहाँ पे, खंडवा में, ठीक है, खंडवा जिले की गोराड़दिया में स्थित है, ठीक है। 1600 मेगावाट की क्षमता है। संत सिंगा जी कहाँ है, डोंगलिया में, ठीक है, संत सिंगा जी आपका डोंगरिया में आता है। और दादा धूनी वाले जो ताप विद्युत केंद्र, जिसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं, ये गोराडिया में है, ठीक है, गोराडिया में। इसकी 1600 मेगावाट की क्षमता है। मध्य प्रदेश की 1600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इस चीज़ को याद रखना है। तो हम अभी कौन से पढ़े जिनमें संयुक्त परियोजना है, तो एक तो हम ये वाला पढ़े, अभी वाला दादा धूनी वाले, ठीक है। और दूसरा जो हम पढ़े हैं इसमें मध्य प्रदेश का जो 3:2 वाला पढ़े थे, 60% 40% वाला, वो था हमारा सतपुड़ा वाला, ठीक है। इसमें किसका, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है। और दूसरा भी जो पढ़े दादा धूनी वाले, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्टनरशिप है, संयुक्त परियोजना है। फिर इसके बाद आता है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, जो कि उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली में स्थित है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। यहाँ जल और कोयला आपूर्ति जोहिला घाटी से, ठीक है, जोहिला घाटी से इसकी जल और कोयला आपूर्ति होती है। अब क्या चलते हैं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित ताप विद्युत केंद्र। तो देखो क्या होता है कि जो जितने भी ताप विद्युत केंद्र हम पढ़े हैं, इनको कोई ना कोई के अंडर में ऑपरेट करते हैं, संचालित होते हैं। तो इन्होंने दे दिया कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के जो अंतर्गत संचालित हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से, अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र, जो कि चचाई में है, 200 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। फिर इसके बाद सतपुड़ा वाला, सतपुड़ा जो कि आपका सारणी बैतूल में है, जो कि किसके मध्य संयुक्त परियोजना है, एमपी और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के मध्य। इसकी क्षमता कितनी, 1330 मेगावाट की, तीनों यूनिट को मिला के। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के कहाँ पे, बिरसिंहपुर उमरिया में, जो कि जोहिला घाटी से कोयला और पानी की आपूर्ति करता है। इसकी क्षमता कितनी है, 1340 मेगावाट। संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र आपका कहाँ पे है, डोंगलिया खंडवा में है, और इसकी मेगावाट क्षमता है 2520 मेगावाट, ठीक है। तो ये किसके अंदर में आते हैं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत। फिर आते हैं एनटीपीसी के अंदर। तो एनटीपीसी के अंदर कितने आते हैं, एनटीपीसी के अंदर आते हैं 4। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में है, जो कि हमारा सबसे बड़ा है। कितने हैं, 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कितनी यूनिट में काम करता है, 13 यूनिट मिला के। और इस इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1987 में। फिर आता है गाड़रवाड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में है, 1600 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आता है खरगोन ताप विद्युत केंद्र, सेल्दा गांव खरगोन में है, 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सिवनी में है। झाबुआ लगता है लेकिन जिला कौन सा है, सिवनी। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी जिले में है, 600 मेगावाट क्षमता है, 2016 में शुरुआत करी गई थी इसकी, ठीक है। फिर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी क्षमताएं। तो गांधी सागर हम पढ़ चुके थे। तो गांधी सागर कब आया था, गांधी सागर चंबल नदी पे 1960 में आया था, ठीक है। और चंबल नदी पे है, मंदसौर में है, क्षमता कितनी, 115 मेगावाट। इसके साथ हम राणा सागर पढ़े थे, राणा सागर पढ़े थे ना, राणा सागर। तो राणा सागर की क्षमता कितनी थी, राणा सागर की क्षमता थी 172 मेगावाट। और फिर पढ़े थे जवाहर सागर, उसकी क्षमता कितनी थी, 99 मेगावाट। तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता हमारा पैंच या फिर टोटला दोहे जल विद्युत परियोजना। पैंच नदी पे है, नागपुर छिंदवाड़ा में, 160 मेगावाट की क्षमता है और 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। फिर आता है रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना। रानी अवंतीबाई कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है, बरगी जबलपुर में है। बरगी जबलपुर के पास एक एरिया है, वहाँ पे है, इसको बरगी डैम भी बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे जल का डैम बना हुआ है, जहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, उसको बरगी बोलते हैं, ठीक है, बरगी डैम। 90 मेगावाट इसकी क्षमता है, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था।
फिर आता है टोंस बाणसागर फर्स्ट परियोजना, जो कि टोंस और बीहड़ नदी पे है, जल स्रोत है मतलब, और रीवा में है। 315 मेगावाट इसकी क्षमता है, 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर सिलपरा बाणसागर द्वितीय परियोजना, जो कि रीवा में है, 30 मेगावाट की क्षमता है, 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर देवलोन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेपर में यही आता है। तो देवलोन वाला हमारा तीसरा है, बाणसागर तीसरा परियोजना, सोन नदी पे है, शहडोल जिले में है, 60 मेगावाट की इसकी क्षमता है और 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आता है जिन्ना बाणसागर चौथा परियोजना, क्योटी पुरवा नहर पे है, जिन्ना सतना में है, 20 मेगावाट की क्षमता है, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, जोहिला नदी घाटी में है, उमरिया में, 20 मेगावाट की क्षमता है, 1991 में इस्टेब्लिश, 1991 में जब LPG रिफॉर्म आए थे, ठीक है। राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, बेतवा नदी पे है, अशोकनगर जिले में है, 45 मेगावाट की क्षमता है, 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। मणिखेड़ा कहाँ पे है आपका, मणिखेड़ा आपका शिवपुरी में पड़ता है, ठीक है, और इसको अटल सागर भी बोलते हैं, सिंध नदी पे है, सिंध नदी पर मणिखेड़ा है, उसको अटल सागर भी बोलते हैं, जो कि शिवपुरी में है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है तवा जल विद्युत परियोजना, तो कहाँ पे है तवा, तवा आपकी तवा नदी पे है, नर्मदापुरम में है, और 13.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर आता है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पे है, खंडवा में है, इसकी क्षमता 520 मेगावाट की है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना आपकी नर्मदा नदी पे खंडवा में है, 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना आपकी नर्मदा नदी पे है, खरगोन में, 400 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब देखो जो जवाहर सागर, राणा सागर और राणा सागर, जो कि कहाँ पे हैं, दोनों की दोनों राजस्थान में। तो जवाहर सागर 99 मेगावाट की और राणा सागर आपकी 172 मेगावाट की है, दोनों को मिला के होता है 271 मेगावाट का। जो 50% हिस्सा है वो किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। ये चारों परियोजनाएं हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कुछ निजी क्षेत्रों के ताप विद्युत केंद्र। तो देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ताप विद्युत केंद्र अलग से बना लेती है, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, बीना में है, 500 मेगावाट इसकी क्षमता है, और राज्य का कितना हिस्सा है इसमें, 350 मेगावाट का है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहाँ पे, सिंगरौली में है, 3960 मेगावाट इसकी क्षमता है, और 1485 मेगावाट किसका है, राज्य का है। फिर इसके बाद चलते SR पावर लिमिटेड महान, तो सिंगरौली में है, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है और 30 मेगावाट राज्य का है। जेपी ताप विद्युत गृह निगरी कहाँ पे है, सिंगरौली में है, 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है और 495 मेगावाट क्या है, राज्य का हिस्सा है, ठीक है। फिर मोजर बियर पावर सुपर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, अनूपपुर में है, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है और 420 मेगावाट राज्य का अंश है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है। भीमपुर गोपालपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो हमें याद रखना कि चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चुटका कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा मंडला में है, लेकिन प्रस्तावित है किस चीज़ के लिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित होने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा हम जैसे पढ़ चुके हैं। नवीकरणीय मतलब होता है नई ऊर्जा, नई ऊर्जा मतलब सोलर पैनल वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा या फिर बायोडीजल। तो क्या होता है, जहाँ भी बायो लग जाए वो इको फ्रेंडली हो जाता है आपका, ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। और इनको क्या होता है कि हम एक बार इनके खत्म तो ये होते ही नहीं है, पहली बार इनको हम क्या करते हैं, सतत रूप से उपयोग कर सकते हैं, कभी खत्म ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफर करते हैं ऊर्जा का। जैसे पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, हवा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, सूर्य के प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उनसे एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कभी खत्म ना होने वाले हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलार ऊर्जा, सोलार एनर्जी, ठीक है। पहला सोलार आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है, कस्तूरबा गांव इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है, राजगढ़ में स्थापित किया गया है। राजगढ़ में पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित है। पूर्णतः सौर रसोई वाला गांव कौन सा है, बांचा बैतूल में है, बांचा बैतूल में सौर रसोई वाला गांव है। सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला सौर संयंत्र सांची डेयरी का है, भोपाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार विनोबा भावे पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है, तो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो वेल्सपन सौर प्लांट
भगवानपुरा नीमच में है। 130 मेगावाट की इसकी क्षमता है। 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया था। अल्ट्रा सोलर प्लांट कहाँ पे? गुण रीवा में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है 750 मेगावाट का। स्थापना हुई थी 10 जुलाई 2020 को। दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सुबासरा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे है? मंदसौर में है। 250 मेगावाट इसकी क्षमता है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? ओमकारेश्वर खंडवा में है। इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की है। सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्य और मुद्दे। देखो, सोलर सिटी कौन सी है आपकी? सांची है। 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली है। चेतन सिंह सोलंकी क्या है? सोलर मैन ऑफ इंडिया है। सोलर मैन ऑफ इंडिया याद रखना, ही सोलर मैन ऑफ इंडिया है ना कि मध्य प्रदेश, ठीक है, सोलर मैन ऑफ इंडिया। सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कौन? चेतन सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट 25 नवंबर 2021। आगरा सोलर प्लांट कहाँ पे है? सॉरी, 550 मेगावाट का है। शाजापुर आपका 450 है और नीमच आपका 500 है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो आप? ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। क्या हो रहा है कि बड़े से कम की तरफ करेंगे हम, ठीक है, बड़े से कम की तरफ 50-50 का गैप है। इसको ऐसे याद कर लेंगे, आ नी सा। तो अनी से कितनी? 550 मेगावाट, फिर नीमच 500 मेगावाट और 450 मेगावाट आपका शाजापुर, ठीक है। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं पवन ऊर्जा पे। इस पवन ऊर्जा में होता क्या है? वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखो क्या होता है, ये पवन चक्की लगाई जाती है, हवा चलती है, जैसे पंखा चलता है ना, ऐसे ही इन तक चक्कियों को, जो पंखे होते हैं ना, इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे ही हवा चलती है चक्कियाँ घूमने लगती हैं। जब ये घूमती हैं तो इधर मशीनें लगी रहती है, पीछे वायरिंग वगैरह होती है, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर लेते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं लोगों को, ठीक है। तो पवन ऊर्जा ऐसे बनती है आपकी। तो इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्की हैं? तो लगभग 150 है। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है? देवास में है। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी पवन चक्कियाँ हैं। इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जब पूछा जाएगा उसके पता चला कि उसी दिन पेपर बन जाएगा 10 दिन पहले, और पता चला 10 दिन और पेपर के बीच में जो गैप रहेगा उसमें 3-4 पवन चक्की और लग जाए, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन उतना ऑथेंटिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं क्योंकि मेंस में काम में आ सकता है। बाकी हमें इसको याद रखना ही है कि किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्की है? तो देवास में है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 8 से 25 मीटर सेकंड की वायु की गति आदर्श गति होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने मीटर सेकंड की गति चाहिए, कि 1 सेकंड में कितना मीटर जो वायु है वो ट्रेवल कर ले तो पवन चक्की हमारी रन कर जाए, चलने लगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास के जमगोदरानी में पवन चक्की स्थापित की गई थी। कब? 1995 में। जमगोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। तो देखो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी हैं? 150 हैं, जिनमें से आपकी लगभग 64 कितनी हैं? लगभग 64 आपकी देवास जिले में स्थापित की गई हैं। प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र कौन से? जमगोदरानी आपका देवास में है। अब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नागदा कहाँ पे है? उज्जैन में है। और एक नागदा कहाँ पे है? देवास में है। मामटखेड़ा कहाँ पे? रतलाम में है। और कुकड़ू हिल्स बैतूल में। कुकड़ू हिल्स का के लिए प्रसिद्ध है? अब आप बताएंगे, अब क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, तो अब आपको बताना है कुकड़ू हिल्स किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थों जैसे कचड़ा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों के डंठल से प्राप्त की जाती है। भारत का पहला बायोमास गांव कौन सा? कसाई, बैतूल में। फिर इसके बाद चलते बायोमास ऊर्जा में जादूखेड़ा याद रखना आपको, धार में है। यहाँ पे क्या होता है? धान या परेली या भूसी आधारित संयंत्र है, ठीक है। ग्वालियर खंडवा में क्या है? कटवा गाँव है। ग्वालियर और खंडवा का कटवा गाँव में गन्ना खोई आधारित संयंत्र है, ठीक है। मुरैना में सरसों डंठल से आधारित संयंत्र है। देखो जो चीज़ जहाँ पे होगी, सरसों का काम होगा तो मुरैना जाओगे आप, गन्ने का काम होगा तो आप इधर पे खंडवा में आ जाओगे, कटवा गाँव में, ठीक है। और धान वगैरह आपकी धार में भूसी आधारित संयंत्र है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद बायोगैस। तो बायोगैस को सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पे है? बैतूल जिले में है। बैतूल बहुत आगे है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्यों? जैसे कि अभी हम देख चुके हैं सोलर एनर्जी में भी बांचा नाम का एक गांव था, बायोगैस में भी काम कर रहा है। जबलपुर के पिपरिया परियट नदी में राज्य का प्रथम बायोगैस विद्युत संयंत्र 1.2 मेगावाट का स्थापित किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परियट नदी कहाँ पे है? जबलपुर से बहती होगी। जबलपुर के पिपरिया परियट में याद रखना, ये प्रथम बायोगैस विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया 1.2 मेगावाट का।
मध्य प्रदेश के पहले जैव मेथेनन संयंत्र का उद्घाटन 9 जनवरी 2017 को भोपाल में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा बायो मेथेनेशन प्लांट इंदौर में देवगुड़ाड़िया में स्थापित है। ठीक है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीवीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे है? खंडवा में प्रस्तावित है। जेट ड्रॉपर की सहायता से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र 10 किलो वाट का है, बांसगढ़ी मंडला में स्थापित है। ठीक है। अब इसके बाद चल लेते हैं मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा बजट 2024-25 के अनुसार, जो मध्य प्रदेश का 2024-25 का ऊर्जा बजट है उसमें सोलर एनर्जी या फिर पवन एनर्जी की देश में कौन सा स्थान है ये हम देखेंगे। तो नवीकरणीय योजना में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। ठीक है। पवन ऊर्जा में 8वां है और सोलर एनर्जी में 4था है। लघुपन बिजली मध्य प्रदेश का स्थान 4था है और 23-24 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1332 किलोवाट है। अब ये चीज़ें जो होती हैं हर बार बदलती रहती हैं, तो यह इस बार के लिए तो इम्पोर्टेंट है, अगले बार के लिए अगले ऊर्जा बजट में हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए तैयारी कर रहा हो तो इसी चैनल पर हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जो कि एग्ज़ाम के करीब 1-1.5 महीने पहले आपको संपूर्ण सिलेबस हिंदी साहित्य का कंप्लीट करा के देगी, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज की श्रृंखला हम ख़त्म करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।